नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने बतलाया था कि शाम को अपन एक जो पाठ है वो कक्षा 11 से पढ़ेंगे और सुबह की जो क्लास होगी वो कक्षा 12 की। तो दोनों साथ साथ चलती रहेंगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा था ठीक वैसे ही अपन सब कुछ पढ़ते चलेंगे। टेंशन लेने की नहीं है आपको किसी भी प्रकार से कि कोर्स होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, चाहे दिन में मुझे 3-3 क्लास लेनी पड़े। आप घबराओ मत। देखिए, आप जैसे ही कृष्णाशोभती का चैप्टर निकालते हैं, पाठ अध्याय शुरू करते हैं, तो ऊपर एक पंक्ति लिखी हुई है हर पाठ के ऊपर, ध्यान रखना उस बात का। यहाँ से प्रश्न एक पक्का बनेगा, इस किताब में से एक प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा, चाहे व्याख्याताओं में ज़्यादा चांस बनते हैं। तो देखिए, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन और पाठन क्रिया के द्वारा ही फिर एक हो जाता है। ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है ऐसा पूछा जा सकता है कि भी कक्षा 11 की जो आरोह पुस्तक है उसमें से किस अध्याय से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आप देखना हर पाठ के ऊपर ये पंक्ति लिखी हुई है। ये कृष्णाशोभती के पाठ से शब्दों के आलोक में इनका एक शब्द चित्र है, उसमें से ली गई है। आप अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिएगा। देखिए, कृष्णाशोभती हैं, उनका जन्म 1925 में गुजरात में यानी पश्चिमी पंजाब हुआ करता था पहले, ये यानी वर्तमान पाकिस्तान में 1925 में हुआ था। ठीक ठीक अगर आपको जानना है तो 18 जनवरी 1925 को हुआ था और देहांत इनका पीछे ही हुआ था 2-3 साल पहले, 2019, मतलब 25 जनवरी 2019। क्योंकि इनका जन्म और मृत्यु पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है, इसी कारण से ध्यान रखना। एनसीईआरटी की पुस्तकों में अपडेट नहीं है तो इनका जो देहांत है वो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ जन्म जन्म ही लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी 2012 में लागू हुई थी, उस समय ये जिंदा थी, अपने बीच थी, अब वर्तमान में नहीं है। तो 18 फरवरी 1925 को जन्म और 25 जनवरी 2019 को इनका देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलोदानीस, ए लड़की, समय सरगम। ये उपन्यास हैं इनके प्रसिद्ध है, ठीक है। ये इनके क्या हैं? उपन्यास। डार के बुछड़े, मित्रों मरजानी, शब्दों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इनका जो मित्रों मरजानी है ना, ये वाला कहानी संग्रह, ये स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यानी स्त्रियों के शोषण के प्रति सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली कौन थी? कृष्णाशोभती थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में नारी के ऊपर हो रहे जो भी अत्याचार हैं उन पर इन्होंने खुल करके लिखा और सामाजिक अश्लीलता का उन्होंने बखूबी वर्णन किया था। तो ये मित्रों मरजानी जो है इनकी, वो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। नोट कीजिएगा इस बात को भी। हम हसपत और शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र हैं, यानी संस्मरण या शब्द चित्र इसको अपन बोल सकते हैं। आज जो अपन पाठ पढ़ेंगे मियाँ नसीरुद्दीन, वो हम हसमत में से लिया गया है, ठीक है। वो आगे चर्चा करेंगे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यत भी ये रही हैं। इसलिए अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है 2017 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1980 ईस्वी में इनको मिला था जिंदगी नामा उपन्यास के लिए। किसके लिए मिला था? जिंदगी नामा जो उपन्यास है इसके लिए उनको 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। आप नोट करते जाइएगा साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से बेहतरीन पढ़ाएंगे, घबराओ मत। आप अपने मित्रों को जोड़ते रहो ताकि अपनी फैमिली बढ़ती रहे। कोई गरीब बच्चे हैं उनका किसी का भला होता रहे। अपने को ऐसा कोई मतलब मकसद नहीं है कि एक बहुत बड़ी स्टार फैकल्टी बनना है, बस जितना से थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आपको बतला देता हूँ। आगे देखिए, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णाशोभती की एक विशिष्ट पहचान है। वे ये मानती हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, व्याख्याता वर्दी के लायक पंक्तियां हैं, नोट कीजिएगा एक एक पंक्ति को। कृष्णाशोभती मानती हैं कि कम लिखना चाहिए परंतु विशिष्ट लिखना चाहिए। आपने ये कथन सुना होगा कि कम बोलना चाहिए परंतु अच्छा बोलना चाहिए, वैसे ही कम लिखना चाहिए परंतु विशिष्ट लिखना। यानी इन्होंने ढेरों नहीं लिखा है, बहुत कम रचनाएं लिखी हैं, परंतु अपना स्थान है वो सुरक्षित कर लिया है, हिंदी साहित्य संसार में अमर कर लिया है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरे रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बना लिया। यानी इनके द्वारा अब पाठकों के हृदय पर राज किया है, एक नया पाठक वर्ग को जन्म दिया है, नया वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यास, लंबी लंबी कहानियाँ और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र भी दिए हैं
जिन्हें अमर कहा जा सकता है। जैसे चरित्र देखिएगा, मित्रों, साहनी और हसमत, ये इनके कहानियों और उपन्यासों के पात्र हैं, ध्यान रखना ये चरित्र है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति परीक्षा में पूछी गई पंक्ति है कि भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने, भारत पाकिस्तान विभाजन पर बहुत से लेखकों ने बहुत सी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं, उनमें हिंदी की कालजयी रचना बहुत से लेखकों ने लिखी है। उनमें कृष्णा शोभती का नाम भी पहले कतार में रखा जाना चाहिए। वो कैसे देखिएगा कि जैसे यशपाल का झूठा सच उपन्यास बहुत ही शानदार है, भारत पाक विभाजन पर है। राही मासूम राजा का आधा गांव बहुत ही प्रसिद्ध है। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास का तो कहना ही क्या है। तो कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा उपन्यास है, वो भी अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि मानी जाती है। तो ये प्रश्न यूं पूछा गया था एक बार व्याख्याता भर्ती में कि निम्न में से कौन से लेखक की रचनाएं हैं जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं लिखी हैं। तीन के इन चारों में से नाम दे दिए, एक दूसरी रचना जैसे रंगभूमि नाम दे दिया, कुछ और दे दिया, या फिर परख दे दिया, सुनीता दे दिया, कुछ भी दे दिया, दिल्ली का दलाल दे दिया, ऐसे। तो ध्यान रखना इन चारों का कि यशपाल का झूठा सच, राही मासूम रजा का आधा गांव, भीष्म शाहनी का तमस, तो कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा। और ये जिंदगी नामा पर ही इनको क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980। पुरस्कार वाली रचनाएं ठीक से ध्यान रखें, बहुत ही अच्छी रचना है, पढ़ेंगे अपन। ये एक संस्मरण है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत, शब्द चित्र और संस्मरण एक ही होते हैं। रेखा चित्र, संस्मरण, शब्द चित्र, इनमें मतलब फर्क नहीं कर सकते हर एक इंसान, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है ना, यानी अपन उनको अलग नहीं करते। सामान्य पाठक होता ना, उसको समझ में नहीं आता कि ये रेखा चित्र चल रहा है कि संस्मरण चल रहा है, क्या शब्द चित्र चल रहा है, क्या चल रहा है। तो हम हसमत शीर्षक से यह करती एक विशिष्ट स्थान रखती है, अपना एक विशेष स्थान, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर दिया, हसमत नामक एक चरित्र बना दिया और एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी प्रदान की है। तो संस्कृत निष्ठता जो है उसमें उर्दू का बांकपन भी मिलेगा इनकी रचनाओं में, उर्दू के शब्द बहुत मिलते हैं। तो पंजाबी की जिंदादिली भी मिलेगी, ये सब मिला दिया जाता है, ये इनकी रचनाओं में मौजूद रहता है। आगे बात समझ में। अब देखिएगा कि मियाँ नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है। ये कैसी विधा है, ध्यान रखना, हर एक विधा को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये विधा कैसी है, एक प्रश्न पक्का आएगा द्वितीय श्रेणी में, ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं। ये एक शब्द चित्र है, वो लिया कहाँ से गया है, हम हसमत से लिया गया है। हम हसमत नामक संग्रहण से लिया गया है। इसमें खानदानी नानाबाई है, एक नानाबाई मतलब एक खाना बनाने वाले होते हैं, तरह तरह की रोटियां बनाने वाले। मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और उनकी रुचि, उनके स्वभाव का शब्द चित्र इसमें खींचा गया है। इसको अपन रेखा चित्र भी कह सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मशेई अंदाज में रोटी पकाने की एक कला को अपने खानदानी महारत बताते हैं, यानी खानदानी हमारी एक महारत है। मतलब ऐसे में इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने ही पेशे को एक कला का दर्जा देता है। यानी रोटी बनाने का जो पेशा होता है ना, उसको वो कहते हैं कि कला है ये हमारी, और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। कि कोई भी काम होता है वो इंसान करके सीखता है, तभी क्या होता है, उसका उसको ज्ञान प्राप्त होता है। आई बात समझ में। क्योंकि कोई कार्य होता है उसको अपन करेंगे नहीं तो अपन को क्या पता कि ये कैसे होगा। सही कहा ना, है किसी प्रकार। एक इनकी महत्वपूर्ण एक रचना याद आ गई मुझे, एक संस्मरण है बुद्ध का कमंडल लद्दाख में। ये इनका संस्मरण भी लिखा हुआ, बुद्ध का कमंडल लद्दाख में, बस इतना ही है। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, उपन्यास, जो कहानियाँ उपन्यास हैं, उनको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि व्याख्याता भर्ती में पूछे जा सकते हैं। जिंदगी नामा, इस पे साहित्य अकादमी 1980 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में इनको दिया गया था। मित्रों मर्जानी है वो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु है। अब अपन रचना पढ़ेंगे, रचना का बहुत आनंद आएगा। पहले थोड़े से अपने ये शब्द जो हैं वो देख लेते हैं, शब्दार्थ। नानाबाई, तरह तरह की रोटियां पकाने का काम करने वाला। काइयाँ होता है धूर्त या चालाक। पेशानी होता है माथा या मस्तक। अखबार निवीस मतलब पत्रकार को बोलते हैं। खुराफत, शरारत। इल्म, ज्ञान या शिक्षा। नगीना साज, नगीने का काम करने वाला। मीना साज, मीने का काम करने वाला। रंगरेज, कपड़ा सीलने वाला। कौन होता है, कपड़ा सीलने वाला। वालिद, पिता को बोलते हैं। अख्तियार करना मतलब अपनाना। ये शब्द आएंगे अपने पाठ पढ़ेंगे तब बहुत काम आएंगे। मरहूम, मृत्यु हो चुकी है। मोहल्लत मतलब कार्य विशेष के लिए मिलने का वाला समय। लम्हा भर, क्षण भर के लिए बोलते हैं ना। नसीहत, सीख। बजा फरमाया मतलब ठीक कहा, बेजा फरमाया अपना मारवाड़ी में बोलते हैं ना वैसे। शागिर्द, शिष्य होता है। परवान करना मतलब उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात होती है कक्षा या श्रेणी, जिसको बोलते हैं ना अपन कि 5 कक्षा 6 कक्षा। रुखाई, उपेक्षित भाव।
तरेरा घूर कर देखना। रुमाली एक प्रकार की पतली रोटी होती है, रुमाल जितनी चौड़ी बड़ी लंबी उसको रुमाली। जहमत उठाना मतलब तकलीफ, झंझट, कष्ट, और मजनूम होता है मामला या विषय। ये प्रसिद्ध शब्दार्थ हैं। अब अपने पाठ की ओर चलते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन, बहुत ही प्यारा पाठ है, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई बोरियत महसूस नहीं होगी, बहुत आनंद आएगा। साहबो, ऐसे बोला जाता है साहबो। उस दिन अपना अपन है मतलब लेखिका खुद अपने बारे में कहती है कि साहबो, मैं उस दिन अपन मटिया महल, ये एक जगह का नाम है, एक मतलब मोहल्ला है ये मटिया महल, मटिया महल की तरफ से नए जाते तो राजनीतिक और साहित्यिक और कला के हजारों हजार मसीहों की धूम धड़ाके में नाना भाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन से कुम हम कैसे पहचान सकते, यानी मटिया महल में अगर नहीं जाता तो मैं इनको कहाँ से मिलती, नसरुद्दीन को कैसे उठाते लुफ्त उनकी मसीही अंदाज का, यानी उन्होंने जो उनके साथ जो चर्चा की है उसका आनंद कैसे उठाती, लुफ्त का मतलब आनंद कैसे उठाती। हुआ ये था, अब लेखिका बताती हैं कि ये हुआ, हम एक दोपहरी में जामा मस्जिद, ये दिल्ली की कहानी है, जामा मस्जिद के आड़े पड़े हुए एक मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। ऐसे निकल गई लेखिका, ऐसी इच्छा हुई निकल गई। एक निहायत मामूली अंधेरी सी एक छोटी सी दुकान पर पटापट पटापट आटे के ढेर को सनते हुए ठिठक गए, यानी आटे को जब गूंथते हैं सनते हैं तो पटापट की आवाज़ आती है, वैसे तंदूरी रोटियों के लिए, और ठिठक गई लेखिका वहीं पर। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, ये सेवइयाँ एक मिठाई होती है जो ईदगाह पे बनाई जाती है। सोचा कि सेवइयाँ बन रही होंगी, क्योंकि मियाँ नसरुद्दीन थे, मुस्लिम दुकान थी तो सेवइयाँ ही बनी होंगी। पर पूछने पर यहाँ पर पता चला कि हुआ यूँ कि खानदानी नाना भाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं, कि खानदानी है काफ़ी समय से, मतलब इनके पिता, पिता के पिता सब यहाँ पर रोटी बनाते थे। मियाँ मशहूर हैं 56 प्रकार की रोटी बनाने, 56 किस्म, किस्म का मतलब प्रकार। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रश्न कि मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियाँ बनाते थे, तो 56 प्रकार के। जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ, आप अपनी जो किताब है उसमें भी अंडरलाइन करते जाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जब भी पढ़ो तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। हमने तो अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मजा ले रहे थे, बीड़ी का कस लगा रही थी मियाँ साहब बैठे हुए, और मौसमों की मार से चेहरा पक गया था, यानी भट्टी पर काम करते थे, धुएं आग के पास में चेहरा पक गया, थोड़ी उम्र भी हो गई। आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर, आंखों में काइयाँ थी यानी चालाकी थी, धूर्त चालाक थी, ऐसा है ना, और भोलापन था, और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर भी थे उनके, यानी माथा था, पेशानी मतलब माथा होता ना, उस पर आड़ी रेखाएं थी, ऐसे मजा हुआ लग रहा था कि हाँ काफ़ी समय हो गए काम करते हुए। हमें गाह, गाह का मतलब ग्राहक, हमें यहाँ पर लेखिका के लिए आया है। लेखिका ने कहा कि हमें यहाँ पर ग्राहक समझ के मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए साहब, नज़र तो उठाएगा कि फरमाइए बताओ क्यों आए हमारी दुकान पे। झिझक से कहा आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आपको वक्त हो तो। लेखिका ने कहा कि आपको अगर वक्त हो तो थोड़ी सी सवाल वाल बता देते। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचजारी अंदाज में सिर घुमाया भी, और निकाल लेंगे वक्त थोड़ा तो। और मियाँ नसीरुद्दीन बोले निकाल लेंगे वक्त, ये देखो पंचजारी अंदाज, ये रोटियां रोटियां बना रहे हैं ना, ये लेखिका खड़ी है, ये चित्र देख रहे हो ना। अब अपन जितना भी अपन ने पीछे पढ़ा ना उसका चित्र अपने सामने आ गया, तो अपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मियाँ नसीरुद्दीन खड़ी है, ये लेखिका खड़ी है, ये 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर है। पर तो कहिए आपको पूछना क्या है। मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि भैया बात ये बताओ क्या पूछा, क्या पूछना चाहती हो। फिर घूम करके देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं है, यानी मियाँ नसीरुद्दीन ने सोचा कि कहीं ये पत्रकार तो नहीं है, अखबार नवीस मतलब पत्रकार तो नहीं है, ये है तो खोजियों की खुराफात है, यानी ये तो खोजियों की खुराफात यानी शरारत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले हैं। हाँ कामकाजी आदमी हो तो क्या काम है, खैर क्या कोई कामकाजी आदमी हो तो काम हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खैर आपने यहाँ तक आने की जो तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मियाँ नसरुद्दीन बोला भैया बताओ क्या पूछना चाहते हैं। लेखिका कहते हैं कि हाँ पूछना तो ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया, यानी आपने 56 किस्म की जो रोटियाँ पकाते हो आप, तो आपने ये इल्म, ये शिक्षा कहाँ से, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। इल्म का मतलब ज्ञान, तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इल्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात का भी। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, मतलब लेखिका पर फेर दिए, और फिर ततेज कर बोले कि क्या मतलब, कि इल्म का क्या मतलब, हमारा तो खानदानी पेशा है। पूछे साहब नाना भाई इल्म लेने के लिए कहाँ जाएगा, कि नाना भाई खानदानी नाना भाई है वो कहाँ पर जाएगा।
क्या नगीना साज के पास, यानी नगीना बनाने वाला होता है, नगीना का काम करने वाला उसके पास, या फिर आयना साज के पास, या फिर आयने का काम करने वाले के पास, या फिर मीना साज के पास जाएगा, या मीनाकारी का काम करने वाले के पास? बताओ किसके पास जाएगा? या रंगरूफ या रंगरेज के पास, या फिर कपड़े को रंगने वाले के पास जाएगा, या फिर तेली तंबोली की सीखने जाएगा? या बताओ फिर तेली तंबोली के पास में सीखने थोड़ी जाएगा। क्या बजा फरमाया आपने तो साहब, ये तो हमारी खानदानी पेशा ठहरा, यानी ये तो हमारा खानदानी पेशा है रोटियां वोटियां बनाने का। तो हाँ, इल्म की बात पूछे तो कुछ भी सीखा है, यानी इल्म की बात है तो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से, यानी वालिद का मतलब होता है पिता से, यानी अपने पिताजी से सीखा है। मतलब ये है कि हम घर से निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, अख्तियार मतलब अपनाएंगे, यानी घर से निकलेंगे तो कोई न कोई काम धंधा तो करेंगे, उसको अपनाएंगे। जो कि बाप दादा का हुनर था वही उसने अपनाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने, यानी वालिद पिता के, मरहूम मतलब मृत्यु के बाद में, यानी पिताजी की मृत्यु के बाद में, पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद, पिताजी के उठ जाने के बाद यहीं पर बैठ गए उन्हीं के ठिये पर आकर के, यानी वो भी खाना बनाते थे, वो भी रोटियां बनाते थे, तो हम भी यहाँ पर आकर के बैठ गए। मरहूम का मतलब मृत्यु। आपके वालिद, लेखिका कहती है, आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया, यानी अपने पिता को याद कर लिया, ऐसा लगा। होता है ना कभी कभी ऐसा। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। अब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि हमारे पिताजी बहुत मशहूर थे। मियाँ बरकत शाही नानाबाई गडैया वाले, इनके पिताजी का नाम है ये। मियाँ बरकत शाही नानाबाई गडैया वाले के नाम से मशहूर थे। और उनके वालिद यानी मेरे दादाजी, मियाँ नसीरुद्दीन के दादाजी, हमारे दादा साहिब आला नानाबाई मियाँ लक्कन थे। इनके दादा का नाम तो मियाँ लक्कन, पिताजी का नाम था बरकत शाही नानाबाई गडैया वाले। ये दादा और पिता का नाम पूछा जा सकता है कि लक्कन किनका नाम था, कि मियाँ नसीरुद्दीन के दादा का क्या नाम था। तो मियाँ लक्कन और पिताजी का नाम था वो बरकत शाही नानाबाई गडैया वाले। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद है? नसीहत मतलब शिक्षा। अब लेखिका पूछती है कि इन दोनों में से आपको किसी की कोई शिक्षा याद है कि किसने आपको क्या सिखाया? नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, काम करता हूँ यहाँ पर, रोटी बनाने लग गया था बचपन से तब आने लगा, कोई नसीहत की कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। सीधी सी बात है, काम करने से ही आता है। बजा फरमाया कि बेजा फरमाया, क्या क्या पूछा आपने? पर ये तो बताइए, ये बताइए कि जब आप, हमने बट्टी की ओर इशारा किया, लेखिका ने इशारा किया कि इस काम पर लगे हुए वालिद साहब ने शिक्षा के तौर पर कुछ तो कहा होगा, यानी आपको जब शिक्षा दी आपके पिताजी ने तो कुछ तो कहा होगा। मियाँ नसरुद्दीन ने जल्दी जल्दी बीड़ी के 3-4 कस मार लिए, इतनी देर में गला साफ किया, फिर बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बतलाइए, बता दिए जाते हैं कि आप जानो, जैसे मतलब आप जानो, बच्चा उस्ताद के यहाँ पर, उस्ताद होता है गुरु और शागिर्द होता है शिष्य। तो बच्चा उस्ताद के पास में पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है कि कहे अलीफ, तो बच्चा कहता है अलीफ, कहे बे, बच्चा कहता है बे, कहे जीम, बच्चा कहता है जीम, और फिर इसी प्रकार से आगे कहानी चलती है। फिर आगे क्या होता है, जीम बोलता है और इसी बीच उस्ताद जोर का हाथ सिर पर धरता है, किसके? शागिर्द, शिष्य के। और शागिर्द चुपचाप होता है, यानी शिष्य जो होता है वो चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है, यानी एक पढ़ाई तो ऐसी होती है, पहले गुरु बोलता है मतलब, और उसके बाद में उसका शिष्य उसको दोहराता है। और दूसरी पढ़ाई बात बीच में काट दी है नसरुद्दीन ने, और छोड़ सामने से कोई गुजर रहा था, मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? कि मीर साहब बताओ सुबह क्यों नहीं आए, क्या बात हुई? आवाज़ दे दी उसको। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे कि अभी लौट के आते हैं। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत में कुछ कह रहे थे, लेखिका ने फिर छेड़ दिया मियाँ नसीरुद्दीन को। इस बार क्या हो कि मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हों। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई ये होती है, सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा है न कच्ची में बैठा न पक्की में बैठा न दूसरी में, बच्चा कहाँ पर जा बैठा? सीधा तीसरी कक्षा में जा बैठा। ये बताओ, न तो कच्ची पक्की पहली दूसरी कोई मतलब नहीं, सीधा तीसरी में बैठ गया। ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का, जमात मतलब कक्षा या क्लास होती है, 3 जमातों का क्या हुआ इन 3 क्लासों का? कि ये बताओ वो 3 जमात कहाँ चली गई, तीसरी में क्यों बैठा दिया उसको? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानाभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दाग देंगे, यानी लेखिका फिर उल्टे सवाल दागने शुरू कर दिए। आप ही बताइए उन 3 जमातों का क्या हुआ इन 3 क्लासों का?
ये बात समझ में के बाहर थी। अब लेखिका के ही समझ में नहीं आया कि यार बच्चा ना तो कच्ची पक्की दूसरी किसी में नहीं बैठा, वो तो जा बैठा सीधा ही तीसरी में। इस बार शाही नानाभाई मियाँ लक्कन के पोते, यानी लक्कन ही था ना इनके दादा का नाम, लक्कन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला करके हंस पड़े। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो अभी साफ हुआ है, जरा सी देर को मान लीजिए, यानी थोड़ी सी देर के लिए आप एक बात मान लीजिए। हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम बट्टी बनाना नहीं सीखते, बट्टी को आंच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे ही नानाबाई का हुनर सीख लेते? कि सीधी सी भाषा की बात है कि बताओ, मैं नहीं तो बर्तन धोना सीखता, ना फिर बट्टी बनाना सीखता, ना मैं आग जगाना सीखता, आंच लगाना, तो मैं सीधा ही थोड़ी रोटी बनानी सीख जाता। सीधा हुनर नहीं होता है किसी में, काम करने से हुनर होता है। मियाँ नसरुद्दीन अपनी ओर कुछ ऐसे दिखा दिखा किए कि उन्हें ऐसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब ये है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, तालीम यानी शिक्षा की शिक्षा बड़ी चीज़ होती है। बस यही वो कहना चाह रहे थे। सिर हिलाया, हाँ साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आगे, हमने नहलाया होता खोमचा। अब जोश में आके पूरी शिक्षा बताना शुरू करेंगे वो मियाँ नसरुद्दीन कि मैं नहीं लगाया होता खोमचा तो आज क्या मैं यहाँ बैठे होते, कि अगर मैं खोमचा नहीं लगाता तो यहाँ पर बैठ जाता। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख करके हमने एक बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानाबाई होने का जिक्र किया था, क्या यहाँ और भी नानाबाई है? कि आपने तो कहा था ना हम खानदानी हैं, तो और कौन कौन से नानाबाई हैं वो बताओ आप। मियाँ ने घुरघुर के बहुतेरे पर खानदानी नहीं सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई। यानी खानदानी नाम सुना तो उनका दिमाग है उसमें चक्कर काट गई। एक बात हमारे बुजुर्ग से बादशाह सलामत नहीं हो गई। अब बात छेड़ दी थी कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत थे दिल्ली के कोई। उन्होंने एक बात यूँ कही कि मियाँ नानाबाई कि कोई नई ऐसी चीज़ खिलाओ, कि दिल्ली के कोई बादशाह ने कहा कि कोई ऐसी नई चीज़ खिला सकते हो। तो इनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, हुक्म कीजिए जहाँपनाह, कि हुक्म कीजिए जहाँपनाह, आपको क्या चाहिएगा? बादशाह सलामत ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना तो आग से पके और ना ही पानी से बने। अब बताओ ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि ना तो वो आग से पके और ना ही पानी से बने? क्या उसने बनी क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? लेखिका पूछती है। क्यों न बनती साहिब, बिल्कुल बनती। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। अपनी बात पे अड़ गए नाना भाई, अब ऐसी कौन सी चीज़ है वो बताएंगे नहीं, देखना। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है, लेखिका को लगा कि अब तो कुछ बात बनेगी। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज़ होगी, कि वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो न तो आग में पकी और ना ही पानी से बनी? वो पकवान का नाम तो बताओ। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम नहीं बताएंगे, कि भैया ये बात नहीं बता सकते, ये चीज़ कुछ अजीबोगरीब बनाई थी हमारे पुरखों ने। बस आप तो इतना समझ लीजिएगा कि ये कहावत है ना कि एक खानदानी नाना भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, कि खानदानी नाना भाई है ना ये कुएं में रोटी पका सकता है। तो कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य ही पूरी उतरती है, यानी हमारे बुजुर्गों ने कोई कार्य किया है तभी तो बनी है ये कहावत। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि? लेखिका ने कहा कि कहावत में कुछ दम है। मियाँ ने ततेरा, और क्या झूठ है? यानी गुस्सा आ गया। आप भी बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम है? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? यानी क्या आपसे झूठ से रोटी पकती देखी है आपने कभी? रोटी जनाब पकती है तो आँच से, समझे आप, कि रोटी झूठ से नहीं आँच से पकती है। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हो। लेखिका को मजबूर कर दिया कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, आँच से पकेगी रोटी तो। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, अब बीच में मियाँ रहमत आ गया उनके। इस वक्त किधर जा रहे हो? अरे उस लोंडिया को, वो लोंडिया ने आई रूमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। तो यहाँ पर ये रूमाली एक रोटी है, ध्यान रखना, रूमाल की तरह बहुत बड़ी होती है ना, उसको रूमाली बोलते हैं। ये रूमाली रोटी लेने नहीं आई वो लोंडिया, शाम को मंगा लीजिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। अब लेखिका पीछे ही पड़ गई बेचारी के। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली इतने में, सो कुछ फुर्ती पा गए। पूछे, बात ही तो पूछेगा, जान थोड़ी लेवेगी, यानी बात ही तो पूछेगा, जान थोड़ी ले लेवेगी। उसमें भी अब क्या देर है, 70 के तो हो चुके हैं, कि जान थोड़ी लेगी, 70 के होगी, ले लो जान ही लोगे। फिर जैसे ही अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम यानी पिता के जाने के बाद कूच किए, 80 पर क्या मालूम, हम इसी मोहल्ले में
इसी मोहलत मिले न मिले, यानी हमें मोहलत मिले न मिले, वालिद मरहूम तो यानी वालिद पिताजी तो चले गए थे। इस मजलूम, मजलूम मतलब विषय पर हमने कुछ कहते न बन पाया, तो कहा अभी भी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, कि शाही बावर्ची खाने में खाना खुना बनाया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है ना, कि मैंने आपको बता दिया ना कि एक ऐसी पकवान बनाई थी हमारे मतलब बुजुर्गों ने खानदानों में बादशाह के लिए, कि जो ना तो आग से पके और ना ही पानी से बने। बात तो हो चुकी है साहिब, पर यह जानना है कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ पर आपको बुजुर्ग के काम किया करते थे, कि ये बताओ कौन से बादशाह के पास में थे आपके बुजुर्ग। अब मियाँ नसरुद्दीन को गुस्सा आ गया, अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पे तुली हुई हो, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ पर काम करते थे, सो काफ़ी नहीं है क्या, कि पीछे ही पड़ गई तू तो यार। परेशान हो गया बेचारा नसरुद्दीन। हम खिसियानी हंसी हंसे, ओह हाँ तो काफ़ी है, ज़रा नाम ले देते तो वक्त से मिला लेते, कि कौन सा बादशाह, उसका नाम बता देते थोड़ा अच्छा रहता। अब कहता वक्त से मिला लेते सब खूब, कि वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से, यानी किसको मिलाते आप वक्त से। मियाँ हंस दिए, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, यानी जैसे मजाक उड़ा रहे हो लेखिका की। वक्त से वक्त को, अब आगे देखिएगा, आगे कहते हैं कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, खैर पूछे किसका नाम जानना चाहते हो, कि खैर पूछे दिल्ली कौन से बादशाह का नाम जानना चाहते हो। दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामती है न, कि उनका नाम कौन नहीं जानता है, जहाँ पना बादशाह तो क्या है, सलामती तो है। आगे कौन से बहादुर शाह जफर थे। अब लेखिका कहती है बहादुर शाह जफर के पास रहते थे। मियाँ ने खिंच कर के फिर उलट पलट के वही बात, लिख दीजिए ना बस यही नाम में, आपको कौन सा बादशाह के नाम में चिट्ठी रुक्का भेजना है, कि कौन सी आपको कागज पत्री भेजनी है, उसको ऐसे नाम लिख दीजिए। कि डाक खाने वालों को तो सही नाम पता ही ज़रूरी होता है, कि आपको कोई पत्र भेजना है क्या, उसको ऐसे नाम लिख दो, होगा कोई भी। हमने बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया, तो फिर सिर हिला, अपना जो उनका एक कारीगर था उससे बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ बट्टी सुलगा लो तो काम से निपटे। तो इनका कारीगर कौन था, ध्यान रखना इस बात का, बब्बन मियाँ। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब। अब लेखिका फिर पीछे पड़ गई। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काटती हो, अपने कारीगर और कौन होंगे। मन में आया कि पूछें कि आपके बेटे बेटियां कितने हैं, कि नसरुद्दीन नाना भाई से पूछ लें कि भाई आपके बेटे बेटियां भी हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार देख करके मजलूम मजलूम का मतलब ये बेटे बेटियों वाला विषय छेड़ना का फैसला नहीं किया था, यानी ये नहीं छेड़ेंगे। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, शागिर्दी मतलब शिष्यत्व है, कि आपका शिष्य है। अब मियाँ नसरुद्दीन फिर बोले, खाली शागिर्दी नहीं साहिब, दिन के मजदूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे के, यानी 1 मन आटा होता है उसको गूंथने के 2 रुपये देता हूँ, और मैदा होता है उसके 4 रुपये देता हूँ। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा में कि आटे के कितने रुपए दिए जाते थे, 2 रुपये, और 4 रुपये मैदे की मजूरी देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं। अब लेखिका फिर छेड़ दिया। मियाँ को अब तक इस विषय में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रहेगी थी, फिर भी यानी जो नाना साहब मियाँ नसरुद्दीन थे उन्होंने छुटकारा पाने के चक्कर में बोल दिया कि ये बाकरकानी है, सिमरमाली है, ताफ ताफतान है, बेसनी है, खिमरी है, रुमाली है, गांव दिद्दा है, गाजेबान है, तुनकी है। ये सारी रोटियों के प्रकार हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है ये क्या हैं, तो ध्यान रखना, बाकरकानी, शिरमाल, ताफतान, बेसनी, खरीमी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान और तुनकी। फिर तेवर चढ़ा करके घूर करके बोलते हैं कि तुनकी पापड़ से भी महीन होती है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी रोटी पापड़ से महीन होती है। तुनकी पापड़ से भी महीन होती है। किसी दिन आइए आपको भी खिलाएंगे, यानी किसी दिन आना आपको तुनकी रोटी खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुद याद को ताज़ा करने को कहा, उतर गए वे ज़माने। अब बोलने लगे अपने अंदाज में कि उतर गए वो ज़माने और गए वे लोग, यानी कदरदान जो पकवान की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है इस मतलब ख़ानदानी रोटी बनाने में, जो कि निकाली, अब तो आजकल तो ऐसी रोटियां बन गई निकाली तंदूर से और निगली और हजम हो गई। अब वो बात नहीं है कि भाई पकवान की कदर की जाए, बल्कि पहले के ज़माने के लोग थे वो पकवान की कदरें किया करते थे। अब इसमें एक रुमाली भी नाम आया है ना,
ध्यान रखना ये रुमाली जो रोटी है वो रुमाल की तरह क्या होती है, एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह काफ़ी बड़ी होती है और बहुत ही पतली होती है। और ये तुन की रोटी होती है, ये पापड़ से भी महीन होती है। और ये सारे स्पेशली याद रखना, इसमें अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये किसके प्रकार हैं, वहाँ पर दिमाग नहीं चलता फिर एग्ज़ाम हॉल में। और 2 रुपये वाला, 4 रुपये वाला, ये भी ध्यान में रखना। जहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वहाँ पे मैं आपको बतला देता हूँ, आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कीजिएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा कोर्स है वैसा का वैसा ही करवा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।